दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत साध। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12th की हिस्ट्री के चैप्टर, जिसमें हमने तीसरा चैप्टर जो शुरू किया था बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। और उसमें जो भी हमने पढ़ा है और जो पढ़ने वाले हैं एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। यूनानी, शक, कुषाण और हुण। और उसमें से यूनानी और शक दोनों के बारे में हमने पहले के वीडियो में देख लिया था। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम कुषाण शासकों के बारे में, जो कुषाण जाति का बाह्य आक्रमण हुआ और फिर उनका आत्मसातीकरण कैसे हुआ। और उसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम एक महान राजा हुए हैं कनिष्क, उनके बारे में। तो लीजिए शुरू करते हैं। कुषाण और कुषाणों में इसकी शुरुआत में मान्यता है कि कुषाण पश्चिमी चीन के कानसू प्रांत की रहने वाली जाति यूची से संबंधित थे। अब देखिए, जब आपने इसके पहले का वीडियो अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। इसमें इस यूची जाति के बारे में बताया गया था। और ये जो यूची जाति थी उनका संबंध कहीं न कहीं शक से भी था, जो हमने इसके पिछले के वीडियो में देखा था। तो कुषाण जो थे वो भी पश्चिमी चीन के कानसू प्रांत की रहने वाली जाति यूची से संबंधित थे। और इसका संबंध हमने उस समय देखा था और मैंने कहा भी था, आपको ध्यान हो तो, कि इस यूची को और ये जो जाति है इसको याद रखिएगा। यूची जाति ने शकों को परास्त करके बैक्ट्रिया पर अधिकार कर लिया था। ये जो शक थे, इसके पहले के वीडियो में जो हमने देखा था, वो जहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। तो उन शकों को इस यूची जाति ने परास्त करके वहाँ से जब खदेड़ दिया था, वहाँ से उनकी जो मातृभूमि थी वहाँ से निकाल दिया था। तो वो पार्थियनों को हरा करके फिर धीरे धीरे सिंधु घाटी तक आए और सिंधु घाटी से फिर वो भारत की ओर आए थे। तो ये जो कुषाण हैं और शक हैं, दोनों का ये भारत से बाहर भी उनकी एक बार लड़ाई हो चुकी है और शकों को परास्त करके ये जो यूची जाति थी वहाँ पर बैक्ट्रिया पर अधिकार कर लिया था और शक भारत में आ गए थे। देखिए आगे क्या होता है। यहाँ रहते हुए यूची 5 शाखाओं में विभक्त हो गए थे। अब यहाँ पर याद रखने के लिए भी आपको बता दूँ कि शक जब भारत में आए तो उनकी भी 5 शाखाएँ हो गई थी, जब भारत में आए उसके बाद, है ना। और ये यूची है वो वहीं पर जो पश्चिमी चीन थे वहीं पर 5 शाखाओं में विभक्त हो गए थे। तो कुषाण या जो हम पढ़ रहे हैं अभी यूची जाति के बारे में, वो वहीं पर पश्चिमी चीन में 5 शाखाओं में विभक्त हो गए थे और शक भारत में आने के बाद 5 शाखाओं में विभक्त हो गए थे। इनमें कुषाण शाखा सर्वाधिक शक्तिशाली थी, जिसने शेष चारों शाखाओं पर विजय प्राप्त करके उनके साम्राज्य को अपने में मिला लिया था। अब ये जो 5 शाखाएँ थी यूची जाति की, उसमें जो कुषाण शाखा थी वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थी। तो उसने क्या किया, उस कुषाण शाखा ने उन शेष चारों शाखाओं पर विजय प्राप्त कर ली और फिर वो कुषाण ही हो गए, यानी जो जीत गया वही फिर नाम हो गया उनका। इसी कारण यूची के स्थान पर फिर कुषाण शब्द का प्रयोग होने लगा। तो हम जब भी इसको शक को पढ़ेंगे तो शक में ये बात हमेशा याद रखेंगे कि कुषाणों ने उनको वहाँ हराया था और वहाँ से हरा करके उनको शकों को वहाँ से खदेड़ दिया था। तो वो फिर भारत की ओर आए थे और कुषाण फिर उनके बाद आए। अब कुषाण वहाँ पर राज करने लग गए जहाँ पे पहले शक थे। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसिज था, जिसका राज्य बैक्ट्रिया और गांधार प्रदेश था। बैक्ट्रिया वही जो हमने देखा था मैप में, और गांधार जहाँ आजकल हम जिसको अफगानिस्तान कह सकते हैं। तो ये कुषाण वंश का वहाँ पर राज्य था। इसका उत्तराधिकारी विम कडफिसस था, जिसने अपना साम्राज्य मथुरा तक फैलाया और महाराज की उपाधि धारण की। ये जो कुषाण वंश का संस्थापक था कजुल कडफिसिज, उसका उत्तराधिकारी बना था विम कडफिसस और उसने फिर अपना साम्राज्य मथुरा तक, जो जहाँ आजकल हमारा उत्तर प्रदेश है, वहाँ तक फैलाया और महाराज की उपाधि धारण की। कुषाणों के संबंध में चीनी ग्रंथ और भारतीय साहित्य तथा पुरातात्विक सामग्री उल्लेखनीय है। जब इनके बारे में हम पढ़ें या इनका इतिहास को खंगालें तो चीनी ग्रंथ एक, तो दूसरा भारतीय जो साहित्य है वो, और पुरातात्विक सामग्री, ये चीज़ें मिलती हैं इनके संबंध में हमको जानकारी देने के लिए, कुषाणों के संबंध में जानकारी देने के लिए। कुषाणों में एक राजा हुए हैं महत्वपूर्ण, जिनका नाम है कनिष्क, 78 से 101 ईस्वी के बीच में। यह कुषाण राजाओं में सबसे महान थे। ये जो कनिष्क हुए हैं वो कुषाण राजाओं में सबसे महान थे। माना जाता है कि उसके राज्याभिषेक की तिथि 78 ईस्वी है। ये जो कनिष्क हुए हैं इनके राज्याभिषेक की तिथि है वो 78 ईस्वी है। कनिष्क का साम्राज्य पश्चिम में अक्सस नदी से पूर्व में गंगा नदी तक और मध्य एशिया में खुरासन से
उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक फैला हुआ था। ये कनिष्क का साम्राज्य था, कुषाणों में जो महानतम राजा हुए हैं उनका। और ये इनका साम्राज्य के बारे में एक बार देख लेते हैं हम, ये कहाँ तक फैला हुआ था। देखिए चाइना का उस पार्ट तक भी है ये पामेर का पठार, और काफ़ी फैला हुआ क्षेत्रफल है। इतना ये शक में तो कम ही था जो हमने देखा था साम्राज्य। और इस मैप को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये सातवाहन का जो साम्राज्य है वो दिखेगा। और सातवाहन का हमने शक जो राजा पढ़े थे उस समय इनका उल्लेख हुआ था। पांडे और चोल हमने इसके पहले पढ़ लिए पहले के पाठों में। तो ये है कुषाण का या जो कनिष्क हुए हैं उनका साम्राज्य। कनिष्क की सैनिक उपलब्धियां। कनिष्क के सिंहासन पर बैठने पर उसके साम्राज्य में अफगानिस्तान, सिंध का भाग, पार्थियन, बैक्ट्रिया और पंजाब का कुछ भाग शामिल था। जब कनिष्क सिंहासन पर बैठे तो उस समय ये जो नाम लिए ये उसके साम्राज्य में थे। भीम की मृत्यु के समय कनिष्क उन कुषाण सरदारों में से एक था जो अराजकता के माहौल में भारत में अपना भाग्य आजमा रहे थे। तो जब हमने देखा था जो खुजल फड़ीसिस था तो उसकी उत्तराधिकारी जो हुए थे भीम कटपिस, तो उनकी मृत्यु जब हुई तो उस समय जब कनिष्क ने संभाला तो कनिष्क जो थे वो ऐसे माहौल में थे जहाँ चारों तरफ अराजकता थी, हर कोई दावेदारी कर रहा था और हर कोई वहाँ पर जो सिंहासन की लालच में था। तो ऐसे समय में कनिष्क को सिंहासन मिला था। तो जब ऐसे समय में जब सिंहासन मिला तो उनकी कुछ सैनिक उपलब्धियां रही या उन्होंने अपनी वीरता का जो परिचय दिया, तो उनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है पार्थिया पर अधिकार। कनिष्क जब सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने सबसे पहले पार्थिया पर अधिकार किया। चीनी साहित्य के अनुसार पार्थिया के शासक ने कनिष्क पर आक्रमण किया था। पार्थिया के आक्रमण करने के दो कारण थे। पार्थिया ने जब कनिष्क पर या कनिष्क के साम्राज्य पर आक्रमण किया तो एक हमने देखा था अभी कि सिंहासन मिला था तो अराजकता का माहौल था। तो एक तो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेश बैक्ट्रिया को हथियाना था और दूसरा एरियाना प्रदेश था जिस पर पहले पार्थिया का अधिकार था। तो पहले पार्थिया का अधिकार था पर जो कनिष्क के पहले के जो राजा हुए थे उन्होंने ले लिया था उसको वापस। तो उसको हथियाने के कारण से और एक अराजकता का माहौल तो था ही, दूसरा व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रदेश था बैक्ट्रिया। तो इन सब चीज़ों की वजह से पार्थिया ने कनिष्क पर आक्रमण किया था। डॉक्टर स्मिथ की मान्यता है कि कनिष्क ने पार्थियनों के मूर्ख राजा संभवतः खुसरो को हराया था। ये प्रमुख इतिहासकार हुए डॉक्टर स्मिथ और उनका मानना है कि कनिष्क ने पार्थियनों के मूर्ख राजा संभवतः खुसरो को हराया था। चलिए, इस युद्ध के बाद संपूर्ण पार्थिया प्रदेश कुषाण राज्य का अंग बन गया। अब ये जो युद्ध हुआ पार्थिया का, तो पार्थिया ने पहले से आक्रमण किया परंतु जीत कनिष्क की हुई और कनिष्क ने फिर उस पूरे पार्थिया प्रदेश को कुषाण में मिला लिया था। अगला है पाटलिपुत्र या मगध को जीतना। चीनी और तिब्बती लेखकों के अनुसार कनिष्क ने साकेत, उस समय अयोध्या का नाम साकेत था, और पाटलिपुत्र जो मगध था उस पर आक्रमण किया। बौद्ध परंपराओं के अनुसार जब उसने पाटलिपुत्र को जीता तो दंडात्मक कर की मांग की थी। जब कनिष्क ने पाटलिपुत्र या मगध को जीता तो उसने दंड के रूप में कर की मांग की थी। वह कर न दे पाने के कारण कनिष्क बुद्ध का एक काष्ठ का भिक्षा पात्र और प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने साथ ले गया था। ये याद रखिएगा कि कनिष्क ने जब पाटलिपुत्र या मगध को जीता तो जीतने के बाद कर मांगा कि भाई मैं जीत गया हूँ तो मुझे इसके बदले में इतना रकम दी जाए या इतना सालाना इतना दिया जाए। परंतु जब पाटलिपुत्र ने ये संभावना व्यक्त की कि वो नहीं दे सकता तो उस समय बुद्ध का एक काष्ठ का भिक्षा पात्र था वो और एक बौद्ध विद्वान अश्वघोष, इन दोनों को साथ ले गया वो पाटलिपुत्र से कनिष्क। सत्यकेतु विद्यालंकार के अनुसार मगध राज्य से सातवाहनों के शासन का अंत भी कनिष्क ने किया था। ये जो भी हमने मैप देखा था उनमें सातवाहन अभी ये देखे थे हमने। तो सत्यकेतु विद्यालंकार के अनुसार मगध राज्य से सातवाहनों के शासन का अंत भी कनिष्क ने किया। बंगाल और उड़ीसा में कुषाणों की मुद्राएं मिलने के आधार पर माना जाता है कि बिहार के आगे बंगाल और उड़ीसा पर भी कनिष्क का अधिकार था। इसके आगे भी बंगाल और उड़ीसा
वहाँ पर भी कनिष्क की मुद्राएं मिली पुरातात्विक जो खोजें हुई उनमें, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पर भी कनिष्क का अधिकार था। अगली है कश्मीर पर विजय। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार कनिष्क ने अपने प्रारंभिक वर्षों में भी कश्मीर को जीता था। डॉक्टर स्मिथ जो इतिहासकार बताते हैं कि इसके प्रारंभिक वर्षों में कश्मीर को जीता था। कल्हण की राज तरंगिणी, इसके बारे में हमने पहले भी काफ़ी कुछ पढ़ा है, एक वीडियो ही राज तरंगिणी के ऊपर बनाया हुआ है। तो कल्हण ने जो राज तरंगिणी लिखी है, राजाओं की नदी, उसमें भी कनिष्क को कश्मीर का शासक बताया है। कनिष्क ने कश्मीर में बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति बुलाई थी। संगीति का मतलब होता है सभा, जो कई दिनों तक चली थी। तो कनिष्क ने कश्मीर में बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति बुलाई थी, जिसमें बौद्ध विद्वान अश्वघोष की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अश्वघोष वही जो पाटलिपुत्र से एक तो बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक विद्वान, बौद्ध विद्वान अश्वघोष को लेकर आए थे। यही विद्वान अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगीति जब कनिष्क ने बुलाई कश्मीर में, तो उस समय इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उसने कश्मीर में अनेक विहारों का निर्माण करवाया था। बौद्ध धर्म से संबंधित जो विहार होते हैं, इनका निर्माण कश्मीर में करवाया। उसने कनिष्कपुर नगर बसाया, जो संभवतः आधुनिक बारामूला के पास कानिरपुर ग्राम है। कनिष्क ने कनिष्कपुर नगर बसाया कश्मीर में ही, और वो कानिरपुर ग्राम आजकल का है बारामूला के पास। अगली है उज्जैन पर विजय। माना जाता है कि शक क्षत्रप चष्टन ही वह शासक था जिसे कनिष्क ने परास्त किया था। शक राजा चष्टन थे जिनको कनिष्क ने परास्त किया। इस युद्ध के बाद पश्चिम भारत के शकों ने कनिष्क की प्रभुता को स्वीकार कर लिया था, और ये जो युद्ध हुआ उसके बाद दूसरे जो राजा थे पश्चिमी भारत के, उन सब ने कनिष्क की प्रभुता को स्वीकार कर लिया था। अब मालवा के कुछ भाग पर कनिष्क का अधिकार हो गया था। मालवा का कुछ भाग था, वहाँ पर भी कनिष्क का अधिकार हो गया। अगला है मध्य एशिया की विजय। चीनी इतिहास ग्रंथों के अनुसार लगभग 90 ईस्वी में कनिष्क ने हान वंश के सेनापति पान चाओ के विरुद्ध शक्तिशाली सेना भेजी थी। ये मध्य एशिया वही है जहाँ से शक आए थे और जहाँ कुषाणों ने ही उन शकों को हरा करके भेजा था। एक बार फिर वापस वहाँ पर मध्य एशिया में जाकर के कनिष्क ने विजय हासिल की थी, और वहाँ हान वंश के जो सेनापति थे पान चाओ, उनके विरुद्ध शक्तिशाली सेना भेजी। इस युद्ध की विजय से मध्य एशिया के काशगर, यारकंद और खोतान पर कनिष्क का अधिकार हो गया। ये जो चीन मध्य एशिया की विजय हुई, तो ये कुछ क्षेत्र थे जो कनिष्क के साम्राज्य में शामिल हो गए। अगला है चीन पर आक्रमण। चीनी तुर्किस्तान अर्थात मध्य एशिया पर अधिकार होने के बाद अब कनिष्क का साम्राज्य उत्तर में पामीर की पहाड़ी तक फैल गया था। जब ये मध्य एशिया पर उसका अधिकार हो गया तो अब कनिष्क का जो साम्राज्य था वो और आगे बढ़ गया। अब कुषाण साम्राज्य की सीमाएं चीन के हान साम्राज्य की सीमाओं को छूने लग गई थी। तो जहाँ पर भी सीमाएं छूती हैं तो एक दूसरे राजा को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अखरता ही है। तो यहाँ पर भी लगभग वैसा ही हुआ। चीनी साहित्य के अनुसार कनिष्क ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए चीन के हान वंशी सम्राट हो ती के पास दूत भेजकर राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की थी। कनिष्क ने क्या किया कि जो चीनी साम्राज्य से उसकी सीमा मिल गई, तो एक दूसरे से जो संबंध हो वो अच्छे स्थापित हो जाए, ताकि एक दूसरे से कोई डर ना हो और भय ना हो। तो उसके लिए उसने कनिष्क ने चीन के हान वंशी जो सम्राट थे होती, उनके पास एक दूत भेजा और उनकी जो राजकुमारी थी उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। चीनी सेनापति पान चाओ ने कुषाण के दूत को बंदी बना लिया। अब ये जो चीनी सेनापति थे उन्होंने कुषाण के दूत को बंदी बना लिया। जब उन्होंने विवाह प्रस्ताव भेजा तो यह सूचना मिलने पर कनिष्क ने अपने सेनापति सी के नेतृत्व में 70,000 घुड़सवारों की एक शक्तिशाली सेना चीनी साम्राज्य पर आक्रमण के लिए भेज दी। जब उसके कनिष्क के दूत को बंदी बना लिया तो कनिष्क ने 70,000 घुड़सवारों की एक सेना को चीनी साम्राज्य पर आक्रमण के लिए भेज दिया। खराब मौसम के कारण खोतान तक पहुंचने पर सेना का जो अधिकांश हिस्सा था वो नष्ट हो गया, और उसकी वजह से कनिष्क को हारना पड़ा था। चीन पर उसने जो आक्रमण के लिए सेना भेजी थी वहाँ पर
कनिष्क को हारना पड़ा। कनिष्क को प्रतिवर्ष चीनी शासक को कर देने के लिए विवश किया गया। अब जैसा पाटलिपुत्र में हुआ था कि वो उसने कर मांगा था, ठीक वैसा ही अब उन कनिष्क के ऊपर कर मांगा गया। चीनी शासक ने मांगा हारने के बाद, अब चीनी शासक को कर देने के लिए विवश किया गया। कनिष्क कर देगा ऐसा चीनी राजा ने विवश किया। एक किंवदंती के अनुसार अपनी मृत्यु से कुछ पूर्व कनिष्क ने कहा था, मैंने तीनों दिशाओं को अपने अधीन कर लिया है, केवल उत्तरी दिशा के लोग ही आत्मसमर्पण के लिए नहीं आए हैं। और वो उत्तरी दिशा कौन सी? वही चीन। ह्वेनसांग के वर्णन से ज्ञात होता है कि कनिष्क ने अपनी पराजय का प्रतिशोध लिया था। जो चीनी यात्री थे ह्वेनसांग, उन्होंने लिखा है कि कनिष्क ने जो अपनी पराजय हुई थी चीन से, उसका प्रतिशोध, उसका बदला लिया था। ह्वेनसांग के अनुसार कनिष्क का साम्राज्य सुंगलिन पर्वत के पूर्व, यानी खोतान, काशगर और यारकंद, ये तो पहले से मिल गए थे, में भी विस्तृत था तथा पीली नदी के पश्चिम में रहने वाली जातियाँ, अब ये जो पीली नदी के पश्चिम में जो रहने वाली जातियाँ चीन, उससे भयभीत हो गई और उन्होंने अपने 2 राजकुमारों को कनिष्क के दरबार में बंधक के रूप में भेजा था, ऐसा ह्वेनसांग का वर्णन है। यानी चीन को भी जीत लिया था ह्वेनसांग के अनुसार। अगली है पेशावर पर चढ़ाई। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर या वर्तमान में पेशावर स्थापित की। अभी इसको पेशावर कहा जाता है वर्तमान में, और उस समय पुरुषपुर, तो पुरुषपुर या पेशावर अपनी राजधानी को बनाया था। कनिष्क का साम्राज्य मध्य एशिया तक फैला हुआ था, इसलिए यह केंद्रवर्ती स्थान था। अब ये पेशावर ही राजधानी या पुरुषपुर ही क्यों बनाई थी, इसका रीज़न ये था कि कनिष्क का साम्राज्य मध्य एशिया तक फैला हुआ था और ये पेशावर या पुरुषपुर है वो सेंटर में पड़ता था, इसकी वजह से उन्होंने ये राजधानी बनाई थी। उसने अपनी राजधानी को कई श्रेष्ठ स्मारकों, सार्वजनिक भवनों और बौद्ध विहारों से सुसज्जित किया था। ये जो पेशावर या पुरुषपुर था उसको स्मारक, भवन और बौद्ध विहारों से सुसज्जित किया था। कुषाणों का साम्राज्य विस्तार। इस प्रकार कई विजयों के द्वारा एक विशाल साम्राज्य बना था कुषाणों का या कनिष्क का। कौशाम्बी, सारनाथ, मथुरा से प्राप्त उसके अभिलेख यह संकेत देते हैं कि शासक के रूप में वह मूलतः पूर्वी प्रदेश से संबंधित था और संपूर्ण उत्तर पर उसका अधिकार था। ये जितने भी अभिलेख हैं कौशाम्बी, सारनाथ और मथुरा से, वो ये बताते हैं कि ये साम्राज्य कितना विस्तृत था। काशी और सारनाथ उसके साम्राज्य के इस भाग के केंद्र स्थल थे। यह पुष्टि सिंध और पंजाब से प्राप्त लेख करते हैं। सिंध और पंजाब के लेखों से जानकारी मिलती है कि काशी और सारनाथ हैं वो उसके साम्राज्य के केंद्र स्थल थे। चीनी स्रोत गांधार पर उसका अधिकार प्रमाणित करते हैं। गांधार यानी वही अफगानिस्तान वाला इलाका। जो चीनी स्रोत हैं, चीनी साहित्य है, वो ये बताते हैं कि गांधार पर भी उसका अधिकार था। मध्य प्रदेश से भी कनिष्क की मुद्राएं और मथुरा शैली की मूर्तियां मिली हैं, तो इससे भी ये साबित होता है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो इलाका है वहाँ पर भी कनिष्क का साम्राज्य था। इस प्रकार कनिष्क का साम्राज्य पूर्व में बिहार से पश्चिम में खुरासान तक और उत्तर में पामीर से दक्षिण में कोंकण प्रदेश तक विस्तृत था। ये कुषाण का साम्राज्य था। एक बार फिर देख लेते हैं हम कुषाण का साम्राज्य। इस तरह से इतना विस्तृत ये साम्राज्य था कुषाणों का या कनिष्क का। प्रशासन किस तरह से था? डॉक्टर BN पुरी के अनुसार कुषाण निरंकुश शासक थे, जिनके ऊपर कोई अंकुश नहीं था, निरंकुश शासक थे। यूनानियों और शकों की भांति कनिष्क का शासन क्षत्र प्रणाली पर आधारित था। यूनान से जो आए थे वो या शक जो आए थे उसके उन्हीं की तरह कनिष्क का शासन था, वो भी क्षत्र प्रणाली पर आधारित था। सारनाथ अभिलेख के अनुसार उसका शासन प्रांतीय क्षत्रपों द्वारा होता था। जैसे हमने इनके पहले के वीडियो में देखा था, शकों का भी प्रांतों के जो साम्राज्य था वो प्रांत में डिवाइडेड था। तो इस तरह से सारनाथ अभिलेख में ये पता चलता है कि इसका भी जो साम्राज्य था वो प्रांतीय भागों में बटा हुआ था। एक की राजधानी मथुरा थी और दूसरे की संभवतः काशी थी। ये 2 प्रांत बताए हुए हैं, जिसमें एक की राजधानी मथुरा है और दूसरे की काशी थी। मथुरा में महाक्षत्रप खरपल्लन और काशी में वनस्पर प्रांतीय शासक थे। ये दोनों प्रांत जो थे
उन दोनों प्रांतों में अलग अलग महाक्षत्र बिठाए हुए थे, खर, पल्लन और वनस पर। शासन का स्वरूप बहुत कुछ सैनिक था, यानी सैनिक प्रशासन की तरह चलता था। जैसे बहुत ज़्यादा ही कठोरता से नियम लागू होते हैं जैसे आर्मी में, इस तरह से शासन का स्वरूप सैनिक था। दंडनायक और महादंडनायक पद कुषाण प्रशासकीय मशीनरी की कड़ी थे। जो दंडनायक और महादंडनायक होते हैं वो प्रशासकीय जो मशीनरी थी, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी एक कड़ी में थे। तो ये था कुषाणों का या कनिष्क का प्रशासन या साम्राज्य, जिनका आक्रमण हुआ इस देश पर और फिर उनका आत्मसातीकरण हो गया। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, जिसमें कनिष्क के बारे में और भी काफ़ी कुछ देखेंगे। वीडियो को प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।